द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है इसमें से एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो अपनी अपनी बुक्स खोलकर रखिए सभी। वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Two events associated with a random experiment are said to be independent if the occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of the other. I have read out the definition of these independent events. ध्यान से सुनिए, दो events हैं, एक ही random experiment से related है. So two events associated with same random experiment are said to be independent, स्वतंत्र. दो events को independent कब कहा जाएगा? If the occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of the other. अगर किसी एक event का होना बाकी events के होने को affect नहीं करता है, तो हम ये बोलेंगे कि वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट कब बोलेंगे? जब एक के होने का दूसरे के होने पर कोई असर नहीं होता. तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब हमने कोई बैग लिया, उस बैग में कुछ बॉल्स थी, सपोज 3 रेड बॉल्स थी, 7 ब्लैक बॉल्स थी, और हम क्या कर रहे हैं कि हम उन बॉल्स में से एक बॉल को निकालते हैं. हमने देखा वो रेड कलर की बॉल है, प्रोबेबिलिटी आ गई 3/10, क्योंकि 3 और 7 10 हो गया. ठीक है, प्रोबेबिलिटी आई उसकी 3/10. फिर हमने उस रेड बॉल को उसी बैग में दोबारा डाल दिया. मतलब पहले निकाला था, निकाला, कलर नोट किया, प्रोबेबिलिटी नोट की, फिर उसको वापस डाल दिया, वापस उसी बैग के अंदर डाल दिया. जब उस बॉल को हमने बैग में वापस डाल दिया तो अब उस बैग में फिर से वही 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल है. अब आपको कहें एक बॉल निकालो, वो बॉल रेड होनी चाहिए, अगेन द प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 3/10, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इट विल बी इक्वल टू 7/10, क्योंकि 3 रेड 7 ब्लैक थी, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/10 आएगी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 7/10 आएगी. अब उस बॉल को हमने फिर वापस डाल दिया, रिप्लेस करते जा रहे हैं हम. तो जब हम इस तरीके से चीजों को रिप्लेस करते चले जाएंगे, हमने एक चीज निकाली, उसको देखा, वापस डाल दिया, फिर निकाला, फिर वापस डाल दिया, फिर निकाला, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट प्रोसेस. यहाँ जो इवेंट्स है ना, एक बार रेड बॉल का आना और दूसरी बार भी रेड बॉल का आना, ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट कहलाएंगे. क्यों कहलाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स? ये क्योंकि एक के होने का दूसरे पर कोई असर नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो फर्क पड़ेगा भी नहीं. इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस बॉल को हमने पहले निकाला था उस बॉल को हमने अब वापस उन्हीं में मिला दिया, उतनी ही बॉल्स हो गई, वही सिचुएशन हो गई जो पहले थी. इसलिए अब हम अगर आगे कुछ भी फाइंड आउट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी पर प्रीवियस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का कोई असर नहीं होगा. ऐसे इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है. सो व्हाट कैन वी से अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स? Two events are said to be independent events if the probability of happening of one event does not affect the probability of happening of the other event. अगर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है, then the two events are known as independent events. तो जितने भी ऐसे केसेस होंगे जहां आपने चीज को निकाला और रिप्लेस कर दिया, if the replacement is being done, रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनेंगे. पहला केस तो यही हो गया. सेकंड केस आप देखो, टॉसिंग ऑफ कॉइन. कॉइन को टॉस करना, ये भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट ही होगा. कॉइन को टॉस करना इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे होगा? आपने एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, फिर आप उसी कॉइन को दोबारा टॉस कर रहे हो. जब दोबारा टॉस कर रहे हो तब भी तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई डिफरेंस तो आना ही नहीं बेटा उसमें. अगेन वी शैल गेट आइदर हेड और टेल.
तीसरी बार टॉस करोगे तब भी टेल और हेड ही आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी उसके अंदर बनती ही नहीं है। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन्स एट डिफरेंट टाइम्स, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जांपल आ जाता है। नंबर 3 पर है रोलिंग ऑफ अ डाई। एक डाई या पेयर ऑफ डाई को अगर हम रोल करते हैं, डाइस के पेयर को रोल करें, पेयर को थ्रो करें, या फिर हम एक डाई को, सिंगल डाई को रोल करें, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट का ही एग्जांपल होगा, क्योंकि आपने एक डाई को एक बार थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आएगा, दोबारा थ्रो करोगे तब भी उन्हीं में से कुछ आएगा। ऐसे थोड़ी है कि पहली बार डाई फेंकी आपने, उस पे 6 आ गया तो दोबारा जब थ्रो करोगे तो 6 नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। कितनी बार लूडो के गेम्स में आपने ऐसा देखा होगा, पहली बार भी 6 आया, सेकेंड टाइम भी 6 आया, थर्ड टाइम भी 6 आया, होता है ना ऐसा। तो क्योंकि ऐसा हो सकता है तो ये इवेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हो गई बात एग्जाम्पल्स की कि व्हेन डू वी से दैट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब अगर हम मैथमेटिकल बात करें तो मैथमेटिकली इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट। मैथमेटिकली अगर हम देखें कि इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब बोलेंगे, तो मैथमेटिकली कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट कहलाएगा अगर हमारा इवेंट बी ए के बाद हुआ और बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ए पी बी के ही इक्वल आ जाए। मतलब आप बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, चाहे आप बी की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों अगर इक्वल आती हैं तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। Provided this PA should not be an impossible event. Provided PA is not equal to 0, that is A is not which type of event? A is not an impossible event. इसी तरह से अगर आप A की प्रोबेबिलिटी निकालते हो और A की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी इवेंट B अगर PA के इक्वल आ जाती है, then also we can say that two events are independent to each other. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये सारी चीजें आपकी बुक में मेंशन्ड हैं, जो नोट दिया हुआ है उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। Now we come to a theorem. एक theorem है, एक standard result है which can be applied directly to all the questions. Let us see what does the theorem say. The theorem states that two events A and B associated with same random experiment are independent if and only if probability of A intersection B is equal to PA into PB. दो इवेंट्स जो कि A और B एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए हैं, वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। कब कहलाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स? अगर A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी PA और PB के प्रोडक्ट के बराबर आती है। यहाँ जो A इंटरसेक्शन B जो टर्म यूज की, दिस A इंटरसेक्शन B रेफर्स टू व्हाट? A इंटरसेक्शन B का यहाँ पर मतलब निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस। ठीक है, तो लेट अस नाउ कम टू द मैथमेटिकल पार्ट, क्योंकि हमें तो क्वेश्चंस मैथमेटिकली सॉल्व करने हैं ना। सपोज करो कि वी आर गोइंग थ्रू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड टू इवेंट्स हमने रिकॉर्ड किए। वन इज द इवेंट ए एंड अदर इज द इवेंट बी। एक इवेंट हम लेकर चले ए इवेंट और दूसरा इवेंट हम लेकर चले बी इवेंट। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए बी। हमें ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। वी वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इफ दिस प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू PA into PB, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी PA और PB के प्रोडक्ट की इक्वल आ जाती है तो हम बोलेंगे कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब ऐसा क्यों?
देखो प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमने की थी, आपको मैंने मल्टीप्लिकेटिव लॉ बताया था। हमने एक लॉ किया था मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसके हिसाब से A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो A की प्रोबेबिलिटी और B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इक्वल आती है। ठीक है, यही होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B है ये PB के ही इक्वल हो जाएगी। अभी डेफिनेशन यही तो बताई, two events are independent if conditional probability of B with respect to A is equal to the conditional probability of B। तो PB by A PB के इक्वल है। अगर ऐसा है तो फिर A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी अब क्या बन जाएगी? नाउ इट विल बी इक्वल टू PA इंटू इसकी जगह रख देंगे PB, तो ये आ जाएगा PA इंटू PB। वैसे प्रूफ हमें नहीं करना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि कोई रिजल्ट अगर आया तो कहां से आया। तो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी सेम होती है। उसी वजह से हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A को रिप्लेस कर दिया PB से। यही चीज अप्लाई होती है अगर हमने इसको लिया होता PB इंटू PA बाय B। PA बाय B PA के इक्वल आएगी क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो अगेन वी शैल बी गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसी से क्लियर हो जाता है कि जो इवेंट्स हमें दिए गए वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहां से आगे जो चीज हमें पता होनी चाहिए, द नेक्स्ट थिंग इज एक्सटेंशन ऑफ दिस थ्योरम। इसी थ्योरम का एक्सटेंशन भी कर सकते हो आप। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? यहाँ तो मैंने सिर्फ दो इवेंट्स की बात की, ए और बी। हो सकता है नंबर ऑफ इवेंट्स दो से ज्यादा हो। सपोज करो कि वी हैव बीन गिवन 3 इवेंट्स ए बी सी, 3 इवेंट्स दे दिए और हमें चेक करना है कि ये 3 इवेंट्स ए बी और सी ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। तो वो इंडिपेंडेंस अगर हमें चेक करनी है ना, तो ऐसा नहीं है कि 3 है तो हम तीनों के लिए ही चेक करेंगे। जब हमें 3 या 3 से ज्यादा इवेंट्स दे दिए जाएं तो हमें पेयर वाइज चेकिंग भी करनी होगी। यानी हम यहाँ सबसे पहले तो चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो PA इंटू PB के बराबर आनी चाहिए। देन वी शैल चेक अबाउट B इंटरसेक्शन C, इट शुड बी इक्वल टू PB इंटू PC। फिर हम थर्ड पेयर लेंगे, थर्ड पेयर बनता है C और A का। ABC में 3 पेयर बनेंगे ना, एक AB फिर BC फिर CA। तो तीसरा पेयर लिया, तीसरा पेयर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और फिर लास्ट में हम देखेंगे एक साथ तीनों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अगर तीनों इवेंट्स का एक साथ होना तीनों की प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, देन वी शैल से दैट द इवेंट्स A, B and C आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान देने की है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब ऐसी छोटी छोटी चीजें ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स फिर भी कर लेते हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से 1 मार्क के क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ रहे हैं उनमें इस तरह की छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। तो वहां हमें क्लियर होना चाहिए कि 2 के लिए क्या, 3 के लिए क्या, 4 के लिए क्या। तो अगर मैं इसे जनरलाइज करूं तो हम क्या बोलेंगे, 3 or more than 3 events are said to be independent if they are independent for each and every pair, then we can say that the events are independent, and further the probability of their simultaneous occurrence must be equal to the product of the 3 probabilities। अगर ऐसा होता है तो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है, ये मैं नेक्स्ट पेज का डिस्कशन कर रही हूँ बेटा, आई एम
टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 18 कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पर। तो पहला तो यही था कि इवेंट्स के इंडिपेंडेंस के लिए 3 इवेंट्स अगर हमें दिए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट थिंग आती है कि आपने पीए और पीबी का, ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो, आपने पीए और पीबी का प्रोडक्ट निकाला और साथ के साथ आपने ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी भी निकाली। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, कभी ऐसा मिले कि साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी तो कुछ और है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और पीए पीबी की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट इक्वल नहीं आ रहा है, इफ दिस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू दिस क्वांटिटी, then we shall say that A and B are not independent events. तो A और B को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं कहेंगे। तो कभी भी 2 इवेंट्स हमें दिए तो उनके इंडिपेंडेंट इवेंट होने की कंडीशन क्या हो गई? The only condition for the events to be independent is that the product of individual probabilities must be equal to the probability of their simultaneous अकरेंस। तो ये सारी कैलकुलेशंस जो है ये बिल्कुल, मतलब अगर ये प्रोडक्ट और ये प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं आते हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं कहलाएंगे। इसके बाद एक थर्ड पॉइंट आता है, एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दोनों में क्या अंतर है, ये मीनिंग, ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसको बोलेंगे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलेंगे? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन आपने 11th क्लास में की थी। 2 events are said to be mutually exclusive if happening of one event rules out the happening of other event. अगर एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के ना होने को एग्जिबिट करता हो, मतलब इवेंट ए होगा तो बी बिल्कुल नहीं होगा और इवेंट बी होगा तो ए बिल्कुल नहीं होगा, अगर ऐसा आता है then we say that the events are mutually exclusive. और जब भी 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, ठीक है। तो जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे आपने डाई को थ्रो किया, इवन नंबर आना और ऑड नंबर आना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इवन नंबर आएगा तो 2 4 6, ऑड नंबर आएगा तो 1 3 5। अब ऑड और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए ये दोनों इवेंट्स हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if A intersection B is completely empty. अगर A intersection B phi आता है, completely empty आता है, then we say that the events are mutually exclusive. लेकिन अगर वही events independent events होंगे तो independent events के लिए तो हमें ये condition check करनी पड़ेगी, events A and B are independent if probability of their simultaneous occurrence is equal to PA into PB. यहाँ पर पीए पीबी का प्रोडक्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब ये सेम आएगा तो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। तो क्या अंतर हुआ दोनों में? इंडिपेंडेंट इवेंट को प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में देखा जाता है। प्रोबेबिलिटीज, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट और एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम आती है तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट इज बेस्ड ओनली एंड ओनली ऑन द कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जबकि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं इनको आप इवेंट्स की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। अगर 2 इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें कोई एक सिंगल आउटकम भी कॉमन नहीं है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को इवेंट्स की टर्म्स में देखा जाता है। हम देखते हैं ए और बी में कुछ कॉमन है या नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम बोल देते हैं कि उन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उस केस में इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 आ सकती है, लेकिन वो तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक इवेंट इम्पॉसिबल होगा। अदरवाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती। वो एक ही कंडीशन में 0 हो सकती है, जब या तो पी ए 0 हो या पी बी 0 हो, ठीक है। जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में
पीए भी जीरो नहीं है, पीबी भी जीरो नहीं है, उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो सकती है। तो देखो मैंने अभी 3 डिफरेंस बताए आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स में और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। पहला डिफरेंस क्या है इनकी डेफिनेशन के टर्म्स में। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो जिनमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी का दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो जिनमें एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल रूल आउट कर देगा। सेकेंड डिफरेंस इनका आया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू पीए इनटू पीबी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to 0 if and only if either PA or PB is 0. But mutually exclusive में probability of A intersection B is always 0 irrespective of the fact इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज के बिना कि PA और PB दोनों नॉन जीरो है। मतलब ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A जीरो आएगी ना प्रोबेबिलिटी ऑफ B जीरो आएगी, फिर भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, जबकि ऐसा इंडिपेंडेंट इवेंट्स में नहीं होता। तो ये डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपको कई इवेंट्स दे दिए जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और आपको निकालना है कि उनमें से किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मान लो ए बी सी कई इवेंट्स हैं एंड दे ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। इनमें से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक के होने का मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक के होने की प्रोबेबिलिटी, दो के होने की प्रोबेबिलिटी, तीन के होने की प्रोबेबिलिटी, जब हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे ना, then that provides us with the probability of occurrence of at least one. तो जब भी कभी हमें at least one event के होने की probability को find out करना है, तो कल मैंने क्या बताया था, what is the meaning of probability of at least one event, वही concept यहाँ apply होता है। at least one का होना मतलब one minus probability of happening of none of the events, एक भी event नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी को 1 में से घटा दो तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। यानी एटलीस्ट 1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बार बी बार सी बार, सभी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को निकाल देंगे। अब देखिए इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार बी बार सी बार इनकी प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल आएगी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, ऐसे आता चला जाएगा। अब ये प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इवेंट्स कैसे दिए थे, द इवेंट्स वर गिवन टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ऐसा हो गया। तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी जब भी निकालनी है तो हमें क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है किस चीज की प्रोबेबिलिटी को, कि एक भी इवेंट नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी को हम निकाल देते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। मैं इनके प्रूफ अभी नहीं करवा रही हूँ, अगर इनके प्रूफ करने की जरूरत हमें लगेगी भी ना, तो जब हमारा रिवीजन टाइम चल रहा होगा, जब हमारी रेगुलर क्लासेस रिज्यूम होंगी, तब हम इनके प्रूफ्स को करेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि मान लो ए और बी दो इवेंट्स हैं और दोनों इवेंट्स कैसी इवेंट्स हैं, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ए बार और बी, ए या बी बार, ए बार बी बार, ये इवेंट्स भी हमेशा इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए और बी, तो ए का नहीं होना और इवेंट बी, या इवेंट ए और नॉट बी, या ना तो ए का होना ना बी का होना, बार का मतलब है नॉट, तो ए बार और बी बार ये सभी इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनके जो प्रूफ्स हैं वो अभी आज तो नहीं
करेंगे, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि जो कंसेप्ट हमने किए उस पर बेस एक दो क्वेश्चंस हम कर लें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर बन जाएगी. So let us come to the first question of the exercise. The first question says A and B are two events such that PA is equal to 1 by 4, PB is equal to 1 by 3 and probability of A union B is equal to 1 by 2. अंडरस्टैंडिंग जरूरी है बेटा टॉपिक की, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल एक क्वेश्चन ले रहे हैं. आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 15.3. probability of A is given to be 1 by 4. Question number 1, part 1. A and B are two events such that PA is equal to 1 by 4, PB is equal to 1 by 3 and probability of A union B is equal to 1 by 2. A union B की probability जो है वो 1 by 2 है. The question is show that A and B are independent events. आपको शो करना है कि यहाँ A और B independent events हैं. अब शो करने के लिए हमें एक चीज की कमी है हमारे पास, यहाँ PA है, PB है, probability of union B है. तो हमें क्या चाहिए? probability of intersection. जब तक probability of intersection नहीं होगी तब तक हम इस चीज को शो नहीं कर सकते. तो आप देखो जरा, हमें ये पता है ना, probability of A union B is equal to PA plus PB minus probability of A intersection B. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप 11th क्लास से करते आ रहे हो. We know that probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Let us put the value. ये 1 by 2, PA is 1 by 4, PB is 1 by 3 minus probability of A intersection B. So what is the probability of A intersection B? 1 by 4 plus 1 by 3 minus 1 by 2. कैलकुलेशन के लिए मैंने उस क्वांटिटी को LHS में शिफ्ट किया और 1 by 2 को RHS में शिफ्ट किया. Now just take the LCM. 12. So 3 plus 4 minus 6. And your answer comes out to be 1 upon 12. So probability of A intersection B 1 by 12 आ गया आपके पास. Now let us evaluate what is PA into PB. PA PB का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो. PA PB का प्रोडक्ट आता है 1 by 4 into 1 by 3. अगेन इट इज इक्वल टू 1 upon 12. अब A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी भी 1 by 12 और PA into PB भी 1 by 12. तो कैन वी से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA into PB. आ गया ये आपके पास. A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी है वो PA into PB के इक्वल आती है. So what does it show? It shows that A and B are independent events. ठीक है, तो इस तरीके से चेक किया जाता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे. इसी तरह से सेकेंड पार्ट है. इन द सेकेंड पार्ट वी हैव बीन गिवन A and B are two events such that PA is equal to 1 upon 2. इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ले रही हूं मैं. We have been given that PA is 1 upon 2. After that, PB is 7 by 12. Probability of occurrence of B ये आपको दे दी 7 upon 12. A की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 by 2 और B की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7 upon 12. आगे दिया probability of not A or not B. Probability of not A or not B. This probability is equal to 1 by 4. ये probability 1 by 4 है. You have to check whether the events are independent or not. ये चेक करना है कि ये events independent है या नहीं है. अब देखिए जरा, not A means A bar, or means union, not B का मतलब B bar. So probability of A bar union B bar is equal to 1 by 4.
It means probability of A intersection B bar is equal to 1/4. कहां से आया ये? We have applied De Morgan's law. ये De Morgan's law 11th क्लास में पढ़ा था आपने. De Morgan's law के अकॉर्डिंग A bar union B bar is equal to negation of A intersection B. A intersection B का negation और A bar union B bar equal होते हैं. अब negation of A intersection B का मतलब क्या हो गया? It means 1 minus probability of A intersection B. This is equal to 1/4. So what is the probability of A intersection B? 1 minus 1/4, that is 3/4. तो A intersection B की probability 3/4 आ गई. अब हमें तो इंडिपेंडेंस चेक करनी है ना. Let us calculate PA into PB. PA था हाफ, PB था 7/12, तो ये आया 7/24. अब 3/4 और 7/24 इक्वल नहीं होते हैं, तो क्योंकि ये इक्वल नहीं होते हैं, सो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू PA इंटू PB. तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी PA PB के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है. अब क्योंकि यहाँ नॉट आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स A and B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो यहाँ जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है. इसी के साथ आज की क्लास जो है वो ओवर होती है. नाउ लेट